नमस्ते BSTC सेकंड ईयर। पिछली कक्षा में हमने मूल्यांकन पाठ को पढ़ा। इसमें हमने क्या देखा? पहले अर्थ देखा, परिभाषा देखी और एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता देखी। इसे हम आगे बढ़ाते हुए आज हम मूल्यांकन के आयाम देखेंगे। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और परिषद NCERT ने मूल्यांकन के उद्देश्यों को निर्धारित किया है। इसमें पहला उद्देश्य देखें तो हम NCERT ने उद्देश्यों को निर्धारित करते हुए कहा है कि कक्षा में शिक्षक जिन उद्देश्यों को लेकर जाता है उनकी प्राप्ति किस सीमा तक हुई है, इसे जांचना चाहिए। कक्षा में दूसरा देखें तो कक्षा कक्ष में जो अधिगम अनुभव दिए गए हैं, अर्थात जो कुछ सिखाया गया है वह कितना प्रभावशाली रहा, उसे क्या बच्चे ग्रहण कर सके और नहीं कर सके तो उनके लिए नवाचारों का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा उद्देश्य देखें तो जिन अधिगम अनुभवों को हमने दिया, क्या वो व्यवहारिक रूप में बच्चे उसका प्रयोग कर सके। इन उद्देश्यों को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद ने निश्चित किया है। इन उद्देश्यों के द्वारा शिक्षक अपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बना सकता है। B.S. ब्लूम ने शिक्षण को त्रि-आयामी प्रक्रिया बताया है। B.S. ब्लूम ने मूल्यांकन को त्रि-आयामी प्रक्रिया बताया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सबसे पहले विद्यार्थी के लिए शिक्षक उद्देश्यों का निर्धारण करता है। इसके बाद उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वह उन्हें अधिगम अनुभव प्रदान करता है, अर्थात उन्हें सिखाता है, उन्हें पढ़ाता है, उन्हें विषय वस्तु से अवगत कराता है। इसके बाद अंतिम सोपान के रूप में उनका मूल्यांकन करता है कि जिस विषय वस्तु को शिक्षक ने सिखाया है, क्या वह बच्चे उसे ग्राह्य कर सके हैं या उसे वो समझ सके हैं। इनकी वह शिक्षक जांच करता है और उसके लिए उपचारात्मक शिक्षण की भी व्यवस्था करता है। हम मूल्यांकन के आयामों को देखें तो सबसे पहला देखें तो मूल्यांकन में आंतरिक और बाह्य दोनों पक्षों को उचित स्थान देना चाहिए। अर्थात हम देखते हैं कि कक्ष में कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो बोलने में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो लिखने की प्रक्रिया को बहुत अच्छे से कर पाते हैं। तो ऐसे सभी विद्यार्थियों को मूल्यांकन के अंदर शामिल किया जाना चाहिए, उनके सभी पक्षों को देखा जाना चाहिए और उनके सभी पक्षों का बारी बारी से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। दूसरा आयाम देखें, मूल्यांकन का दूसरा आयाम देखें तो मूल्यांकन व्यवहार के तीनों पक्षों का होना चाहिए। व्यवहार के तीनों पक्षों का होना चाहिए, जिसके अंदर ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक होना चाहिए। ज्ञानात्मक में देखें तो हम उनके ज्ञान को चेक कर सकते हैं कि विद्यार्थियों ने विषय वस्तु को कितने अच्छी तरह से ग्रहण किया, वह मूल्यांकन के द्वारा पता लगाया जा सकता है। क्रियात्मक के अंतर्गत देखें तो हम बच्चों को सहशैक्षिक क्रियाओं के द्वारा इस बात का पता लगा सकते हैं। भाषा शिक्षण के ज्ञान के लिए हम उन्हें भाषा शिक्षा के क्रियात्मक एक्टिविटी के लिए हम उन्हें आशु भाषण करवा सकते हैं, वाद विवाद प्रतियोगिता करवा सकते हैं तथा ऐसी अनेक नारा लेखन प्रतियोगिता, ऐसी अनेक
प्रतियोगिताओं के द्वारा विद्यार्थियों की भाषा का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, उनकी भाषा का मूल्यांकन किया जा सकता है। भावात्मक के अंतर्गत हम देखें तो विद्यार्थी की रुचि, अभिवृत्ति, इनको मापा जा सकता है और इस तरह से विद्यार्थी के तीनों पक्षों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। अगला हम देखें तो मूल्यांकन व्यापक और सतत होना चाहिए। मूल्यांकन उसके सभी पक्षों का होना चाहिए। मूल्यांकन ऐसा नहीं कि हम एक बार मूल्यांकन को करके रुक जाएं। मूल्यांकन सतत होना चाहिए और उसके सभी पक्षों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। मूल्यांकन व्यक्तित्व की जांच, संपूर्ण व्यक्तित्व की जांच करने वाला होना चाहिए। अर्थात मूल्यांकन ऐसा होना चाहिए कि जिससे विद्यार्थी के सभी पक्षों को जांचा जा सके, सभी पक्षों से अवगत हुआ जा सके कि ये विद्यार्थी में ये योग्यताएं इतने प्रमाण में देखी जा सकती है या उनको जांचा जा सकता है। मूल्यांकन साक्ष्यों का संकलन करता है। इसमें हम देखें तो विद्यार्थी का मूल्यांकन हम किसी भी तरह करते हैं, जैसे साक्षात्कार के द्वारा या बातचीत के द्वारा या फिर उनकी गतिविधियों को देखकर हम उनका मूल्यांकन करते हैं। तो उन सभी से हमें कुछ न कुछ जानकारी प्राप्त होती है और हम उनके बारे में साक्ष्यों को एकत्रित कर सकते हैं। मूल्यांकन अगला देखें, मूल्यांकन क्रमबद्ध होना चाहिए। मूल्यांकन क्रमबद्ध होना चाहिए कि पहले हम उनके ज्ञानात्मक पक्ष का मूल्यांकन कर रहे हैं, फिर हम उनकी एक्टिविटी का कर रहे हैं, फिर उनके हम अन्य अभिवृत्ति का मूल्यांकन कर रहे हैं। तो उनका मूल्यांकन क्रमबद्ध होना चाहिए, जिससे उसमें धीरे धीरे उनके सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जा। J.W. राइट स्टोन के अनुसार मापन और मूल्यांकन के अंतर को देखें तो मापन जो होता है वह किसी एक पक्ष का होता है, जबकि मूल्यांकन पूरे व्यक्तित्व का मूल्यांकन होता है। मापन के अंदर विद्यार्थी के किसी एक पक्ष का मूल्यांकन किया जाता है, जैसे कि विद्यार्थी भाषा में कैसा है, मैथ्स में कैसा है, या उसका साइंस विषय कैसा है, साइंस में पढ़ने में वह कैसा है। तो वो किसी एक पक्ष का मापन होता है, जबकि मूल्यांकन जो होता है वो उसके संपूर्ण पक्ष का, पूरे व्यक्तित्व का मूल्यांकन होता है कि उसकी शैक्षिक गतिविधि तथा से शैक्षिक गतिविधि दोनों को आधार बनाया जाता है। मूल्यांकन और मापन के अंदर हम अंतर देखें तो मूल्यांकन का क्षेत्र कैसा होता है, व्यापक होता है, जबकि मापन का क्षेत्र कैसा होता है, सीमित होता है। दूसरा हम देखें तो मूल्यांकन में अधिक समय, श्रम और साधन की आवश्यकता रहती है, जबकि मापन किसी एक पक्ष का किया जाता है, इसलिए वहाँ पर समय, श्रम और शक्ति की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। मूल्यांकन के द्वारा छात्र की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन नहीं है। हम इसमें पूरे एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करते हैं, जबकि हम मापन के अंदर हम दो विद्यार्थियों का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं कि इन दो बच्चों के मैथ्स में अंक कितने थे। उन दो विद्यार्थियों का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। मूल्यांकन में मूल्यांकन के अंदर मूल्यों को निर्धारित किया जाता है, जबकि मापन के अंदर अंक प्रदान किए जाते हैं। मूल्यांकन के द्वारा
विद्यार्थी के भविष्य के बारे में बताया जा सकता है, जबकि मापन सिर्फ अंकों को ही प्रदर्शित करता है। मूल्यांकन का अर्थ वस्तु के मूल्य से है, जबकि मापन का अर्थ वस्तु की मात्रा बताता है कि ये कितनी है उसमें, यह उसकी योग्यता को बताता है कि ये उसने इतने अंक प्राप्त किए हैं। छात्र से संबंधित स्पष्ट धारणा बनाई जा सकती है मूल्यांकन के द्वारा, जबकि अंकों को देखकर हम विद्यार्थी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। इसमें मूल्यांकन संख्यात्मक तथा वर्णनात्मक व्याख्या की जा सकती है कि इस विद्यार्थी का संपूर्ण व्यक्तित्व इस तरह का है, तो यह आगे चलकर इन कार्यों को करने में सक्षम होगा। जबकि मापन के अंदर सिर्फ अंक निर्धारित होते हैं, जिससे हम उसकी भविष्य की व्याख्या नहीं कर सकते, उसके भविष्य के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बता सकते हैं। मूल्यांकन को हम 3 तरीके से कर सकते हैं, एक तो लिखित रूप से, दूसरा मौखिक रूप से और तीसरा प्रायोगिक रूप से। जो विद्यार्थी लिखने में अच्छे हैं उन्हें हम लेखन कार्य के द्वारा उनका मूल्यांकन कर सकते हैं। कुछ विद्यार्थी बोलने में बहुत अच्छे होते हैं, उनको हम मौखिक कार्यों के द्वारा उनका मूल्यांकन कर सकते हैं। उनकी प्रतिभा का, उनके भाषा संबंधी ज्ञान को पता लगाया जा सकता है। कई बार हम देखते हैं कि आशु भाषण, वाद विवाद प्रतियोगिता, नारा लेखन जैसी अनेक प्रतियोगिताओं द्वारा उनके व्यक्तित्व का भी मूल्यांकन किया जा सकता है। भाषा संबंधी मूल्यांकन हम लघुत्तरात्मक प्रश्नों के द्वारा, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के द्वारा, लघु उत्तर प्रश्नों के द्वारा और निबंधात्मक प्रश्नों के द्वारा भाषा संबंधी मूल्यांकन किया जा सकता है। हिंदी शिक्षक अपनी कक्षा में 3 प्रकार से मूल्यांकन कर सकता है। एक तो पाठ पूर्व मूल्यांकन, जिसके अंदर वह विद्यार्थियों की भाषा से संबंधित ज्ञान को चेक करता है कि विद्यार्थियों को कितना भाषा का ज्ञान है। यदि वो व्याकरण पढ़ा रहा है तो वह उससे पहले देखेगा कि विद्यार्थी व्याकरण के बारे में कितना जानते हैं और उससे आगे का पाठ वह उन्हें सिखाने की कोशिश करेगा। दूसरा है पाठ्यांतर्गत मूल्यांकन। इसमें कक्ष में शिक्षक अपने पाठ को चलाते समय उनकी विषय वस्तु का ज्ञान विद्यार्थियों को कितना हुआ या उसे वह समझ सके या नहीं, उन्हें किस पॉइंट पर दिक्कत है, इसका पता लगाने के लिए शिक्षक पाठ के दरमियान मूल्यांकन करता है, जिससे वह अपनी विषय वस्तु को और अधिक सरल, सहज और रोचक बनाने का प्रयास करता है। पाठ्योपरांत मूल्यांकन, ये पाठ को पढ़ाने के उपरांत किया जाता है, जिसमें पूरे पाठ की विषय वस्तु के प्रश्नों को सम्मिलित किया जाता है, जिससे विषय वस्तु का पुनरावर्तन हो और विद्यार्थी उसे लिखित कार्य के द्वारा करें और उस विषय वस्तु का ज्ञान उनका स्थायी हो सके। गृह कार्य देने के समय में भी इसी मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है।